अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिलकश द टॉक। आज के हमारे गेस्ट जो हैं इज़ अनदर येट इंस्पायरिंग स्टोरी। आई थिंक जब आप यूथ को देखते हैं गिविंग बैक टू देयर कंट्री, गिविंग बैक टू देयर पीपल, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। और आज जो हमारे साथ मौजूद है वो भी एक ऐसा ही काम कर रहे हैं, ऑल्दो ही इज़ टू यंग फॉर हिज एज, बट द थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग आर टू बिग फॉर हिज एज। तो आयन से बात करते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि ये इम्पैक्ट लाने का उन्होंने किस तरह से सोचा एंड व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट एंड व्हाट्स द आउटकम ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो उमर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू स्टडी? मैं पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट हूँ। 2023 के अंदर मैंने एफसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और अभी मैं अपने मास्टर्स के लिए जाऊँगा इंशाल्लाह अगस्त के अंदर। सो उमर, लेट्स जंप टू द पॉइंट। दादरस की बात करते हैं। दादरस क्या है? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दादरस और हाउ इट केम टू बीइंग? 2018 के अंदर ना मेरा एक दोस्त था, हम एफसी कॉलेज के अंदर इंटर कर रहे थे, एफएससी कर रहे थे। तो उसका नाम असद है, वो मेरा को फाउंडर है दादरस का। हम वो उस दौरान वो अपनी कैपेसिटी में लोगों की हेल्प करता था, मैं अपनी कैपेसिटी में करता था, तो हम अक्सर डिस्कस भी कर लेते थे। तो फिर एक दिन ख्याल आया कि मतलब मिल के ना कर लें कुछ, तो उन्होंने कहा कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा घर में बात की इधर उधर, तो मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने फिर कहा कि इसका नाम, मैंने उनसे नाम पूछा कि कोई तजवीज़ करें, तो उन्होंने कोई दो तीन दिनों में से एक दादरस था, तो मैंने दादरस रख लिया। अब दादरस एक तो काफ़ी लोगों को पढ़ना नहीं आता, तो ये दादरस ही इसको पढ़ते हैं, ये डैड रेस नहीं है, ये और कुछ नहीं है, इसको दादरस पढ़ते हैं। और इसका मतलब लिटरल ट्रांसलेशन वुड बी जस्टिस अदल, इस तरह करके वो होता है, जैसे किसी की दादरसी करना, किसी की कफालत कर लेना, इस तरह करके। तो उसकी फिर स्पाइक तब आया जब 2020 में कोविड आया ना, तो तब तक मैं यूनिवर्सिटी में आ चुका था, वो आगे अपनी वो किसी और यूनिवर्सिटी में चला चुका था। तो फिर वहाँ पे सोचा कि अब मेरे ख्याल से ज़रूरत थी कि अब हम इसको ज़रा ग्रैंड लेवल पे लेके जाएं। तो फिर हमने पहली दफ़ा फंड रेज़ किए, नया प्रोसेस था खुद पहली बार, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ अपने पैसे डालते थे, इस दफ़ा दूसरे लोगों से इकट्ठे कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। और फॉर द फर्स्ट टाइम हमने फिर मंथली राशन से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, लोगों के घरों में जा के या रिमोटली या बाइक वगैरह से लोगों को दिया। उससे ये फिर एक आगाज़ हुआ था इस पूरे। ठीक है। एंड आपको चैलेंजेस, ऑब्वियसली फंड रेज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। कई लोग प्रूफ मांगते हैं और इस तरह की चीज़ें मांगते हैं, तो व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस दैट यू फेस रेजिंग द फंड्स? इनिशियली हमने ऐसे शुरू किया था कि अगर आप बिल्कुल ही एक ऑल टुगेदर एक नए बंदे के पास जाओगे ना, उसको कहोगे कि यार ऐसे हम चला रहे हैं और ये है वो है, तब रजिस्टर्ड भी नहीं थी, अब तो इन प्रोसेस है, तो नो वन गिव्स यू एनीथिंग। तो फिर उसका फिर ऐसा हुआ था कि हमने अपने दोस्तों वगैरह से पैसे लेना शुरू किए, उनको बताया कि ऐसे करके था, कुछ के सामने ये चीज़ डेवलप हो रही थी तो उनको पता था, तो भाई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो इस तरह करते करते कुछ पैसे इकट्ठे होना शुरू हुए और एक ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हुई। दूसरा मेरे ख्याल से एक बात थी कि हमारी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा थी, एक रुपये का हम हिसाब रखते थे और अगर कोई भी आके पूछता था तो वो हम उसको दिखा सकते थे। फिर हमने उसके अलावा इसको इंस्टाग्राम पे भी लगाना शुरू कर दिया कि इतने पैसे इकट्ठे हुए, इतने पैसों का ये हुआ, इतनों का ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो उससे फिर आहिस्ता फिर, लेकिन प्राइमरीली दादरस का जो ग्रोथ थी वो ऐसी थी कि जैसे मतलब मेरा इंस्टाग्राम हो गया या मेरे को फाउंडर असद का, और इस तरह जो उसी बेस पे फिर स्टार्ट हुआ आहिस्ता। अब इस साल हम जो डोनेशंस इकट्ठी हुई थी देवर काफ़ी ज़्यादा, तो आई थिंक दिस वाज इस दफ़ा हमने कोई 3-4x किया था इन आवर लास्ट 10 years के निस्बत। तो वो इसलिए क्योंकि अब कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क्स पड़े थे, तो लोगों ने देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा आप डोनेट करते हैं। एंड दादरस की टीम है या दादरस सिर्फ इज रन बाय यू एंड असद? तो फॉर द मोस्ट पार्ट 3 साल तक तो सिर्फ मैं और असद थे। फिर उसके बाद जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ ना, तो असद अभी भी पढ़ रहा है, तो जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ तो आई हैड सम फ्री टाइम और मैंने कहा कि चलो नाउ लेट्स पुश इट, क्योंकि मुझे था कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू लाइक डिके इन द नेक्स्ट 5-7 years। मैं इसको आई सी इट इन द नेक्स्ट 20-30 years के टाइम फ्रेम है ना, तो मुझे था कि आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 लोगों की टीम है ऑलमोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और हम काम कर रहे हैं। तो या और वो वॉलंटरीली है सर? एवरीवन इज डूइंग वॉलंटरी। एंड आर दे इन द सेम एज ग्रुप? ऑलमोस्ट, हाँ। ये द वन यूनिक सेलिंग पॉइंट वुड बी कि इट्स 100% यूथ लेड। ओके।
एंड हाउ डू यू मैनेज द ट्रांसपेरेंसी एंड जैसे आपने कहा कि हर चीज़ का एक वो आपने लेजर रखा हुआ है या सारा कुछ, पर समटाइम्स जिस तरह टीम्स एक्सपैंड होती हैं ट्रांसपेरेंसी कहीं पे लॉस्ट हो जाती है, तो हाउ डू यू मैनेज के जो जिसके लिए जैसे आ रहा है वो डायरेक्ट उसको एज इट इज़ पहुँचे? उसका ऐसे तरीका कार है कि हमने ना जैसे 2 टीम्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। एक है जो ऑन फील्ड काम करती है और एक है जो रिमोट, मतलब जो सारा जो बिहाइंड द सीन जो काम होता है वो सारा वो देखते हैं। तो जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ना वो असद देखते हैं प्राइमरीली, और सारे के सारे जो फंडिंग है वो भी उन्हीं के पास ही होती है। मैं अपने आप को इन चीज़ों से ज़रा दूर रखता हूँ, मैं ज़रा नेटवर्क्स वगैरह इन चीज़ों में होता हूँ। तो उनके जो करीब तरीन जो मोस्ट ट्रस्टेड पीपल है ना, जो हमारे साथ एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं ऑन फील्ड, वो 3-4 लोग हैं। अब जब भी हमने किसी को राशन पहुंचाना हो या किसी को कोई मेडिसिन पहुंचानी हो तो वही 3-4 लोग हैं जो कि जिनको हम दे देते हैं। अच्छा, आप खुद पर्सनली जाके जी, डिलीवर खुद पर्सनली जाते हैं। या अगर बहुत ही रिमोट कोई आज जैसे मिसाल के एक दफ़ा हमें केस आया था, वो मुझे उस जगह का नाम भी नहीं पता, वो वाघा बॉर्डर के करीब था, और लेकिन उसको अटेस्ट करने के लिए मैं और असद पहली दफ़ा खुद गए थे। जब अटेस्ट हो गया, पता लग गया, तो फिर अगली बार फिर हमने ये किया था कि हमने एक बाइकिया वाले के ज़रिए उसको हमने पहुंचा दिया था। अब वो जो बाइकिया वाला था ना, उसकी बाइक भी हमने ही ठीक करवाई थी। तो उसने खुद कहा था कि अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो वो जब मुझे भी असद ने बताया तो मैं खुद बड़ा खुश हुआ कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है कि अगर हमने उसकी हेल्प की है तो उसने ही डिडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उसने कहा अगर आपको कभी कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं आपको उसके बदले में कुछ हेल्प कर दूंगा। तो फिर वो बाइकिया वाले जाके देखे आया था। सही। उमर, एज यू सेड, इट्स अ यूथ लेड प्रोजेक्ट, और हमारी यूथ डिवाइडेड है इस वक्त 2 उसमें। एक जो है वो बहुत ही या बहुत सीरियस हैं या बहुत नॉन सीरियस है। बात इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस एंगल पे कि एज यू सेड यू जस्ट ग्रेजुएटेड एंड यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू परस्यू फर्दर। व्हाट आर यू गोइंग टू परस्यू? मतलब ये तो दादरस तो चलेगा साथ ही, बट in your personal life, where do you see yourself in the next 10 years? मैं अगर सही बताऊँ तो मैं अब 10 साल बाद अपने आप को दादरस चलाते हुए दिखूंगा। मतलब there might be other avenues that I might pursue in between. But do you think कि यही आपका that I agree कि आप दादरस obviously वो तो चलेगा, because आपने ऐसा कहा कि आप उसको एक 30 year long या उसके पिक्चर में देखते हैं, लेकिन do you think this is going to be the source of, eventually you'll have to come some, earn some income of your own. So what would be the, source of income for yourself? I think academia ही होगा, क्योंकि academia का शौक है, मुझे पढ़ाने का शौक है, और अभी मास्टर्स के लिए भी जा रहा हूँ। I think most probably, as far as I can tell as of now, I think it's going to be academia. Okay. Research और academia. And अभी आप मास्टर्स के लिए कहाँ जा रहे हैं? मास्टर्स के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा लेंगे, यहीं पे मैं आपको लेके आना चाह रही थी। सो व्हाई डू यू थिंक के मोस्टली यूथ वांट्स टू फ्लाई आउट ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान में हार्श ट्रूथ है, पर बोल सकते हैं। नहीं, मैं हार्श ही ट्रूथ बोलूँगा। मेरे ख्याल से अगर हम पिन डाउन करें ना तो वो ये होगा कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज भी शायद नहीं है, चेक एंड बैलेंस भी नहीं। चेक एंड बैलेंस होगा तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिसको आप रूल ऑफ लॉ भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। मतलब अगर आज बाइक पे जाते हुए या किसी ने इशारा तोड़ दिया या किसी के रिक्शे को लगा के चला गया, किसी वो अभी खबर भी आई है कि जो हमारी सीएम है पंजाब की, उनकी गाड़ी की जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ी थी उसके आगे बच्चा आके मतलब अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। तो मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब जिंदगी की कोई सिक्योरिटी जब आपको फील नहीं होती तो आप मुल्क छोड़ के चले जाते हो। आप कह लें कि आपकी वर्थ नहीं है लाइफ की पाकिस्तान में। बाहर तो देखें, वहाँ पे तो कीड़े मकोड़ों की भी वर्थ होती है, वहाँ पे तो जानवरों की भी होती है। अब इंसान की यहाँ पे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अब बाहर से भी मुल्क की खदमत कर सकते हैं, 100 तरीके हैं। देखें, आप होंगे तो आप कहीं ना कहीं जानने चाहेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं। आप अगर हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो किसी दूसरे मुल्क भी जाके आप कैसे बताएंगे कि हाँ जी हम पाकिस्तान से? वो जो भी फिर आगे वो एक तरीकाकार होगा, या पाकिस्तान को जिस भी निगाह से देखा जाएगा, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन
जिंदा रहना ज़रूरी है। और बाहर से डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग? देखें, सी द टीम ऑफ योर्स, अभी आप यहाँ हैं, डू यू प्लान ऑन कमिंग बैक टू जी। पाकिस्तान? ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो जब एक्सपैंड टीम, एक तो एक्सपैंड और फिर डिस्टेंस, और जब बीच में एक वो चीज़ आ जाएगी, तो डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग इन हाउ यू गोना मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन? इट डेफिनेटली इज, और ये एक ऐसा चैलेंज है विच आई हैवंट फेस्ड अभी तक, तो इट्स गोइंग टू बी ट्रायल एंड एरर थिंग। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। अभी जब से मुझे मतलब आई डिसाइडेड कि आई एम गोना गो अब्रॉड, तो वो जो टाइम फ्रेम था उसको मैंने डिवाइड कर लिया कि अच्छा इस टाइम फ्रेम के अंदर जो मेरे पास 7, 8 या 10 महीने हैं, इसके अंदर चीज़ों को कैसे कैसे लेके चलना और कैसे स्ट्रक्चर करना है कि मेरे जाने से इतना वैक्यूम क्रिएट ना हो कि वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। तो अभी आजकल वही उसी पे काम हो रहा है, वही एक्सरसाइजेज वगैरह हो रही हैं, वही कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं जिनके अंदर आई एम नॉट वेरी मच इन्वॉल्व्ड, और देयर आर अदर टीम मेंबर्स हु आर टेकिंग लीड ताकि दे कैन कवर इट अप इवन इफ आई एम नॉट हियर। तो मेरा फिर एज अ रिमोट ही एक फाउंडर के तौर पे या उसके तौर पे, आई थिंक एज यू सेड कि आपका नेटवर्किंग की साइड पे ज़्यादा है, तो वो आप वहाँ पे बैठ के आई थिंक ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। व्हाट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ताजिस्ट हैव इन दिस टेन्योर सारे में? आई थिंक जो 2024 का साल था, इट वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी फ्रूटफुल फॉर दादरस। एक तो हमने सबसे ज़्यादा फंडिंग इकट्ठी की थी, स्पेशली इन 30 डे टाइम फ्रेम रमज़ान के अंदर। और एक अगर नोटेबल, अगर मैं कहूँ कि जो अचीवमेंट होगी हमारे लिए, वो ये होगी कि हमने तकरीबन अभी तक 5 से 6 फैमिलीज़ थी जिनको हमने सेल्फ रिलायंट किया, मतलब उन्होंने खुद से कुछ करना शुरू किया, और वो किसी के मोहताज नहीं। अब आप कह लें महीने बाद राशन के या लोगों से पैसे मांगने के मोहताज नहीं है, वो खुद कुछ कर रहे हैं। उनमें से एक फैमिली इस वक्त मुल्तान में है, दिलदार उस बच्चे का नाम था। उनको हमने सिलाई मशीन दी थी, 3 दी थी, क्योंकि उसके घर में वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और 3 बहनें थीं और एक वालदा थी, और सिलाई का काम सबको आता था, लेकिन सिलाई मशीन बेच दी थी। क्यों? क्योंकि वालदा को हार्ट अटैक आया था, तो उसका जो खर्चा था वो सिलाई मशीन बेच के उन्होंने कवर किया था। अब वो दिलदार मेरे पास नहीं आया था, या हमारी टीम में से किसी मेंबर के पास नहीं आया था कि आई नीड हेल्प। वो 15-16 साल का बच्चा था। वो मैं सब्ज़ी मंडी गया हुआ था, और वहाँ पे एक बच्चा, वो दिलदार ही कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, मिसवाक बेच रहा था शायद। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो और पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या सूरत हाल है? तो उसने फिर बताया कि ऐसे ऐसे करके ना हमारा मामला हुआ था, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालदा की तबीयत ख़राब थी, तो हमने मशीनें बेच दी। तो वहीं पे फिर मैंने उससे नंबर वगैरह लिया, उससे रब्ता वगैरह किया, और उससे कहा कि आपको 3 मशीनें हम दिलवा देंगे, लेकिन फिर ये होगा कि आपको वादा ये लिया कि आपको तालीम अपनी जारी रखनी होगी। उसकी छोटी बहन थी, तो उसको भी साथ में पढ़ाना है आपने। तो वो उसको तो खैर समझ ही नहीं आई कि ये मतलब क्या हो गया, और एकदम से वो तो उसने तो फ़ौरन वालदा को कॉल की। उसकी वालदा भी मतलब खुशी के आंसू रो रही हैं, और इस तरह की चीज़ें 100 चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल मोमेंट्स इन दादरस टाइम फ्रेम। ठीक है। आई थिंक सो दादरस का मोटो इज सपोर्टिंग पीपल इन अ वे जिस पे वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, राइट? मतलब अगर हमने इसको क्रक्स देना है ना, तो यही होगा कि मतलब किसी भी इंसान से के आगे मोहताजी ना आए या फिर हाथ ना फैलाने पड़े। वो खुद कोई ना कोई स्किल हो जाए, टैलेंट हो जाए। अभी तो खैर हमने उस पर सच काम नहीं शुरू किया, बट लेटर इन फ्यूचर या बच्चों को पढ़ाएं इस तरह कि उनको कि हमने आगे जाके कुछ करना है, कुछ मतलब उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे क्यूरोसिटी लेके आएँ। अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने प्रोजेक्ट किया था बच्चों के साथ ही किया था, उनको ऐसी चीज़ें पढ़ाएं जो थोड़ी हट के हों, थोड़ी मुख्तलिफ हों, ताकि उनको जो देखने का अंदाज है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, हो, वो डिफरेंट एंगल से देखें, ताकि वो खुद से कुछ कर सकें। उमर, इट्स अ यूथ लेड प्रोजेक्ट, मैं फिर से मेंशन करूंगी। सो डू यू थिंक कि फ्यूचर में भी यू वुड वांट टू, व्हेन यू विल एक्सपैंड इट इंशाल्लाह, तो आप इसमें यूथ को ही ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहेंगे, या मे बी जिस तरह वो सेमिनार्स होते हैं या अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं? सो इज़ योर टारगेट मेनली यूथ्स? जी, उसकी वजह ये है कि जब इनिशियल ईयर्स में ना 2018-19 के अंदर अभी भी, बल्कि हमारी जो ज़्यादा फंडिंग होती है ना, वो हम यूथ से इकट्ठी करते हैं। हम एस्टैब्लिश्ड जो
मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके पास कम ही जाते हैं, उनके पास भी जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है ना वो यूथ से पैसे लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूथ पैसे दे, मैं चाहता हूँ कि दे लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग। मतलब क्योंकि हम अपने गुरुद्वारा में देखते हैं ना, तो लोग बहुत एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और मतलब कोई इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एम्पैथी और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अगर आ जाए, और अगर मतलब आप अपनी पॉकेट मनी का 5% भी दे दो, तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा इन अ लॉन्ग रन। और अगर आप आज देना कि मतलब अगर आज मॉनिटरीली किसी को दे रहे हो, तो कल आप किसी को अपना वक्त दे सकोगे, किसी की हेल्प कर सकोगे, इस तरह की सो चीज़ें हैं। तो मेरा तो यही था कि ये बच्चों से, जो यूथ है हमारी, ये थोड़ा सा पैसे देना भी सीखे बजाय लेने के। तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा कि इट्स गोइंग टू बी अ यूथ लेड थिंग टिल आई एम 35। उसके बाद मैं यूथ का हिस्सा नहीं रहूँगा, तो फिर आई विल बी एल्डरली। और मोस्टली इस तरह से होता है कि जो लोग बहुत खुद हम्बल बैकग्राउंड से आए होते हैं ना, वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं, या शायद उनमें एम्पैथी ज़्यादा होती है, आप कह सकते हैं। Was there anything specific in your childhood or maybe life that you thought कि अच्छा बड़े हो के मैं I want to give back? कुछ स्पेसिफिक नहीं था मेरे ख्याल से, कोई अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह की थी, और सराउंडिंग्स कुछ इस तरह की थी। मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं किसी को देखता मुश्किल था में नहीं देख सकता, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तब तो मतलब इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मैं बच्चा था खुद के मैं किसी को कुछ मतलब कर सकूं। लेकिन वो ओवर द ईयर्स ना वो दिमाग में बात इंस्टिल होती रही कि एक ऐसा वक्त आएगा, ऐसा वक्त आना चाहिए, या मैं ऐसा वक्त लेके आऊँगा कि जिसमें मुझे ये, मेरे अंदर ये जो एक इस्तिराब है वो ख़त्म हो जाए, और मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, कोई पैसों के ज़रिए या किसी भी ज़रिए कुछ ना कुछ किसी को हेल्प कर सकूँ। ठीक है, सही है। Where do you see Dadras in the long run? Dadras in the long run, I think we would be teaching hundreds of schools in a year. हम करिकुलम बेस्ड नहीं पढ़ाएंगे, मतलब करिकुलम जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये सारे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड करिकुलम है, उस पर नहीं होंगे हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाएंगे। हम चेस, शतरंज पढ़ाएंगे, सोशो इमोशनल लर्निंग के ऊपर काम करेंगे, जो एडवांस्ड आईटी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आई थिंक जो ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को शार्पन करने के लिए जो हम करिकुलम्स हमने पहले भी डिज़ाइन किए हैं, एक दफ़ा कर भी लिया हुआ है प्रोजेक्ट, उसी के ऊपर ही काम करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि उन्हीं बच्चों के साथ इन टच रहें, और उनको 18 साल तक की एज तक उनको किसी न किसी तरह उनको फैसिलिटेट करें, और 18 साल के बाद उनको इस मकाम पे लें कि वो उसके बाद कहें कि बजाय कि वो हम पे डिपेंडेंट होने के, अ टाइम शुड कम वेयर दे शुड गिव बैक टू द अदर्स। दैट्स द पॉइंट। सो उमर, आप ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जिन फैमिलीज़ को आप हेल्प कर रहे हैं वो एक्चुअली डिजर्विंग है? ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो। 2-3 चीज़ें होती हैं, हम देख लेते होते हैं कि जो जिस भी फैमिली की हमने हेल्प करनी है, क्या वो किसी रेफरेंस से आ रहे हैं, तो फिर हम वो रेफरेंस से पूछ लेते हैं कि क्या वो खुद जानते हैं और देखा हुआ है कि फैमिली से बात हुई भी है। तो मोस्टली तो ऐसे ही हो जाता है कि वो कहते हैं यार हमारे जानने वाले हैं, या हमारे मोहल्ले में रहते हैं, या ऐसे ऐसे करके ना। जैसे अब किसी के एक हमारे जानने वाले थे, उनके घर में जो हाउसमेट थी या हाउस हेल्प थी, उनकी बड़ी अजीब सी कहानी थी। उनके 10 बच्चे थे और 10 इन कंसेक्टिव ईयर्स। ओके। और एक माँ और एक बाप। तो उनके घर में एक कमरे के अंदर 12 लोग रहते हैं। बाप कुछ नहीं करता, माँ हेल्पर है, माँ हाउस हेल्प करती है, और फिर बच्चियां जो हैं उनको किसी के घर में रखा हुआ है। ठीक है, कोई तालीम हासिल नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं। अब वो जिस कमरे में रह रही थी, वो जो मालिक मकान थे उन्होंने ना वैसे ही दिया हुआ था कि चलो कोई बात नहीं, रह लो। लेकिन जो भी बिल आएगा बिजली का, उसका 2/3 तुमने देना है। अब उनके कमरे में एक बल्ब और एक पंखा है। हाँ। मालिक मकान के घर में 3-4 एसी लगे हुए हैं, तो वो तो उल्टा ज़्यादा महंगा पड़ जाता था। और उनकी जो माहाना आप कह लें आमदन थी, वो थी 8,000 रुपया, और बिल आता 10,000 रुपया। तो जो खाना पीना रहना सहना 100 चीज़ें होती हैं, ऊँच नीच हो जाती है, मेडिसिन वगैरह होती है,
वो सारा ये कुछ, तो एक्सप्लॉयटेशन थी बिल्कुल वो बिल्कुल। मालिक की तरफ से। तो उनको फिर हमने माहाना राशन दिया क्योंकि वो पता लगे चीज़ों का सारा कुछ। फिर ये भी पता चला कि अब जो हमारा माहाना राशन होता है वो होता है एक एवरेज 6 बंदों की फैमिली होती है उसके हिसाब से। वहाँ पे तो हमें 2 राशन देने पड़ने थे, तो फिर ऐसा ही हुआ क्योंकि वो तो उनका एक में 10 दिनों में 10 ख़त्म हो दिनों में जाता ख़त्म था। हो जाता था। तो फिर इस तरह हो जाता है। या फिर ये होता है कि हम खुद अगर कोई हमें रीच आउट करे तो हम खुद फ़ोन पे बात करते हैं, फिर उनका CNIC ले लेते हैं। या जैसे जो वाघा बॉर्डर के पास वाला केस था उसमें हम खुद जाके देख लेते हैं, या कोई ज़्यादा कोई हमें शेडी लग रहा हो वो चले जाते हैं, मैं चला जाऊँगा या कोई टीम मेंबर चला जाएगा जो जिसका घर उस एरिया के सबसे करीब है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि स्कैम्स भी होते हैं। अभी रिसेंटली रमज़ान के अंदर ही मुझे ऐसी रैंडम नंबर से कॉल आती है कि मेरी ना वालदा का इंतकाल हो गया है और सुबह ब्लड कैंसर से ना, तो मुझे उनकी वो बॉडी लेके जाने नहीं दे रहे। नहीं, वो बॉडी नहीं लेके जाने दे रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हुए थे, तो उनको पहले देंगे तो फिर वो हमें लेके जाने देंगे। तो मुझे 87,000 रुपये चाहिए, तो कुछ मैं खुद भी इकट्ठे करूँ, कुछ आप में हेल्प कर दें। अब उसमें मैं तो एक दफ़ा हिल गया कि यार मतलब वालदा का भी इंतकाल हो गया और ये सूरत हाल है, तो पैसे क्या करें फिर। अब हमें लोगों ने डोनेशन दी होती है ना, तो हमारे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो एक एक रुपया भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो अगर देने को तो दे देते, लेकिन वो एट द बैक ऑफ द माइंड तो बात चल रही थी कि यार क्या ये बंदा डिजर्विंग है कि नहीं। खैर वो थोड़ा देखा, अब वो ही नंबर पे ना मैंने असद को भेजा और मैंने कहा कि आप ज़रा देख लें, कुछ आप ज़रा कॉल पे बात कर लीजिएगा। उसने अपने ना व्हाट्सएप पे वो नंबर डाला, उसने ना मुझे फ़ौरन कॉल किया असद ने कि उसने कहा कि आपको ये कहाँ से कॉल है, ये नंबर कौन है। मैंने कहा सर ऐसी बस रैंडमली कॉल आई है। कहते इसी बंदे का मुझे दिसंबर 2023 के अंदर यही मैसेज आया था और तब उसको 50,000 रुपये चाहिए था। खैर दिया हमने उसको, तब भी नहीं था, लेकिन अब कंफर्मेशन होगी कि देखें मौत तो एक बार ही आती है। वो कैसी बात के बारे में झूठ बोल रहा है और वो क्या। तो ऐसे मौक़ों पे आप इमोशनल नहीं हो सकते, काफ़ी ज़्यादा आपको रैशनल होकर देखना पड़ता है। अब खुदा ना खास्ता अगर वाकई में उसकी वालदा का इंतकाल हुआ होता, तो जो मैंने और असद ने जो इतने लंबे लंबे सवाल किए थे उनसे कि अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, डेथ सर्टिफिकेट भेजें हैं, जो अस्पताल की तरफ से आपको रसीद जारी होती है वो भेजें हैं कुछ करके, अच्छा वो उन्होंने भेज दी थी। वो जो दिसंबर 2023 में भेजी थी उस पर डेट वो थी, और जो मुझे भेजी थी उस पर डेट अप्रैल की थी। अच्छा वो एडिट हुआ था। इस हद तक लोग जाके काम करते हैं। वो पर गौर से देखना पड़ता है चीज़ों को, सो चीज़ें। खैर वो पता लगे कि वो अगर हमें कोई बंदा पता लग जाए कि अच्छा ये बंदा गलत तरीके से या फिर कोई स्कैम कर रहे हैं इस तरह करके, तो फिर हम वो जो हमारी नेबरिंग NGOs हैं ना उनको भी बता देते हैं कि अच्छा आपने इस नंबर से अगर कॉल या मैसेज है तो आप अवॉइड कीजिएगा, या मैंने शनाख्त कर लिया कि ये बंदा स्कैम कर रही है, पैसे लेना चाह रहा है। लेकिन आप उस बंदे को फिर समहाउ रिपोर्ट कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू थिंक कि आप लेंगे या इन फ्यूचर, बिकॉज ये तो वो वाला ना, एक तो वो हक भी मार रहे हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट जिस तरह का जितना बड़ा लेवल पे वो जा रहे हैं, जिस एक्सटेंट तक वो जा रहे हैं टू गेट द मनी, तो इन चीज़ों की फिर उनको कौन अकाउंटेबल उस चीज़ का ले। देखिए मैं ज़ाती तौर पर तो चाहता हूँ कि उनके खिलाफ केसेस हों या उनको रिपोर्ट किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम शायद ना करें क्योंकि अभी एक लीगल विंग उसके लिए होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो आई थिंक 5 years मे बी डाउन द ड्रेन, अब जब हमारा वो डेवलप हो जाएगा तो आई थिंक वी विल कीप अ चेक ऑन दैट। ठीक है। Umar, one of the I think prominent projects that Dadras has done is Project Salams. उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। प्रोजेक्ट सलाम ऐसे था कि हम अभी फॉर द मोस्ट पार्ट हम सिर्फ लोगों को महाना राशन दे रहे थे, लेकिन उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रही थी, क्योंकि अगर आप इफ़ यू हैव टू चेंज अ सोसाइटी तो वो बच्चों से ही होगी। आपको बच्चों को एक नया नज़रिया देना पड़ेगा। तो फिर मैं और वो एक और मेरे को फाउंडर जो हैं फ़तेह, तो हम ऐसे ही बैठे हुए कुछ बात वगैरह कह रहे थे कि क्या किया जाए। तो ऐसी सीन में ख्याल है कि हम एक करिकुलम डिज़ाइन करते हैं जो कि बड़ा सिंपल सा हो, बच्चों को समझ आता हो, लेकिन उसको पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा हो कि वो पढ़ाई ना लगे, वो लगे कि अच्छा आ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, वो मैं आके खेल में ना कुछ बात समझा के चले गए। वो वाला वो जो किताबों में रट्टे मारने वाला सीन ना हो। बिल्कुल भी नहीं। हमारी पेडागोजी के ऊपर कुछ ऐसा ही था कि ऐसी इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि बच्चे खुद इंटरेस्ट लें।
तो फिर एक ऑर्फनेज के अंदर हमने उनसे बात की, उनसे कहा कि इस सिस्टम पढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमारी 7 लोगों की टीम थी, इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ाई थी, चेस, IT मतलब प्रोग्रामिंग कह लें आप उसको, और सोशल इमोशनल लर्निंग। अब इसमें जब हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे थे तो मेरे कुछ दोस्त थे जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, जो बैरून मुल्क से मतलब मास्टर्स कर रहे थे, प्रोफेशनली काम कर रहे थे, उनसे कुछ आइडियाज़ शेयर किए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे SEL जिसको हम कहते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो एक दफ़ा तो मैं भी परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या होता है, क्योंकि हमारी तो इमोशनल लर्निंग हुई नहीं हुई ना यहाँ पे किसी की भी। तो फिर उसको पहले समझा, देखा, उसको पहले लिटरेचर पढ़ा, फिर साइकोलॉजिस्ट केम ऑन बोर्ड हमारी टीम के अंदर, और फिर ऐसा करके करिकुलम डिज़ाइन हुआ जिसमें हमने बच्चों को ये 3 चीज़ें पढ़ाई। और जो उसके साथ बच्चों के रोज़ की, हम सैटरडे संडे को जाते थे पढ़ाने, रोज़ के ना बच्चों को वहाँ पे ऑब्जर्वर्स बैठे होते थे जो देख रहे होते थे कि बच्चों के जो एंगेजमेंट है क्लास के अंदर, और उनके बोलने का अंदाज़ और सारा कुछ, उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रही हैं, ताकि बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम उसके ऊपर कोई असेसमेंट कर सकें। तो वी वर सरप्राइज बाय द रिजल्ट्स। मुझे जो लगता था कि जो जिसमें बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, चेस, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड उसी में ही थे। और बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब हम सिर्फ 2 दिन आते थे सैटरडे संडे, बाय द एंड ऑफ दैट टाइम फ्रेम वहाँ पे हर बच्चा जो कि बिटवीन 3 year old to 12 year old थे, वो जो वहाँ पे 20-21 बच्चे थे, उन सबको चेस खेलनी आती थी। और वो इस चीज़ को इनफैक्ट फ्लॉन्ट करते थे, वो अपने स्कूल में जाके कहते थे कि टीचर आपको तो चेस ही नहीं खेलनी आती। आई थिंक दैट वाज एन अकॉम्प्लिशमेंट। ओके, सो उमर, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिससे लगा हो कि दादरस का जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया? छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई एक मोमेंट आपको हिट करता है ना कि फाइनली व्हाट आई एम्ड फॉर वो हो गया? अक्सर जब कई ऐसे जो बूढ़ी उम्र के अफराद होते हैं या बड़ी उम्र के अफराद होते हैं, उनमें से एक नाम चौहर टाउन के अंदर जीवन मार्केट के पास ना, वो बेचते हैं तस्बीहां और जाय नमाज वगैरह बेचते हैं। और उनसे हमारी बात हुई, असल की प्राइमरीली बात हुई कि अच्छा आपका कैसे हिसाब किताब चलता है। तो 1.5 उम्र थी, वो बता रहे हैं ऐसे ऐसे बस बेटा गुजारा हो जाता है। तो उनसे ना हमने बात की कि हम आपको ना एक फ्रूट स्टॉल लगा देते हैं, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, कुछ शायद ख़र्चा भी बढ़ जाएगा आपका, घर में भी कुछ चला जाएगा, तो शायद आसानी हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैंने वो करके देखा तो मुझे उसमें नहीं समझ आती ना, तो आप ऐसा करें कि आप मुझे यही ना कुछ जाय नमाज़ें 10-12 और लेते हैं और थोड़ी तस्बीहां लेते हैं। तो हमने लेके दे दी, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स आता है और जो उसका फीडबैक आता है, और आई थिंक वो बड़ा होलसम होता है आई थिंक। और मेरी ख्वाहिश है कि वो सब लोग जो हमें डोनेशंस देते हैं, किसी ना किसी तरह उनको भी वो जो मोमेंट है वो देखने का मौका मिले, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ देयर डोनेशंस आर वर्थ इट। और लेकिन अभी हम उस तरह से उसको कैप्चर नहीं करते, उसको स्पॉइल नहीं करते, क्योंकि वी ट्राई नॉट टू सेल द मिजरी। लेकिन मतलब अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि in order to have that empathy and to get the donations out of anyone, you have to showcase it. आपको हाँ लेकिन we try our best to not showcase it, not commercialize it. तो we try to find the happy moments instead. अगर कोई खेल रहा है, कोई बच्चा ऐसा करके, जैसे अगर हम प्रोजेक्ट सलाम की बात कर लें, या रमज़ान के अंदर जो हमने अफ्तार्स वगैरह करवाई हैं, उसके अंदर भी we try to capture the moments जिसमें there are happy moments, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, rather than showing the misery and the destitution. ठीक है, लुकिंग अहेड कौन से ऐसे माइलस्टोन्स हैं और इन व्हाट टाइमलाइन दैट यू वांट दादरस टू अचीव? अभी हमने एक 2 year का प्लान है हमारा, और देन 5 year प्लान है। अभी सिर्फ यही 2 है, अभी हमने 10 year प्लान ऐसा नहीं बनाया। वो मेरे दिमाग में एक छोटा सा खाका है, लेकिन आई थिंक within 5 to 10 years we should be, I mean if we are on the right track and जो projection हमने set की हुई है उस पे हैं, तो I think we should be working with government institutions. अभी भी हमारी बात चल रही है जो चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो के साथ है, we are trying to get something done with them as well. लेकिन I think अभी हम चूँकि पंजाब सेंट्रिक हैं,
इनफैक्ट लोअर सेंट्रिक हैं, तो भी होगा कि थोड़ा हम एक्सपैंड करके साउथ पंजाब की तरफ जाएँ, वहाँ पे क्योंकि हालात ज़्यादा ख़राब हैं, उनकी उधर थोड़ा चीज़ों को देखें। तो आई थिंक ये होगा कि हम रिमोटली अपने 2-3 बेसिस बना लें, कुछ उसमें साउथ पंजाब में हों, लाहौर के अंदर एक हो और एक किसी और जगह पे हो जाए, जहाँ पे फिर हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड करें, लोगों को ज़्यादा रीच आउट करें और कुछ छोटे छोटे ऐसे अकेडमीज़ बनाएं जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा सकें। दिन में उनके 2 घंटे लें और उनको कुछ बदले में ऐसी चीज़ मिल जाए, मतलब महीने का एक हो जाए हिसाब किताब, और उस चीज़ को इंसेंटिवाइज़ करें, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ने आएंगे, मोस्टली लेबर कर रहे होते हैं ऐसा करके, तो किसी ना किसी तरह उसको इंसेंटिवाइज भी किया जाए कि उनको हर क्लास के बाद उनको कोई 20 रुपये या 30 रुपये 40 रुपये दे दिए जाएँ। तो इससे तो जो घर वाले माँ बाप होंगे, अगर वो नहीं पढ़ाना चाहते तो वो भी कहेंगे यार उस 50 रुपये की खातिर ही जाओ, तुम उस क्लास में जाके बैठो। इंसेंटिवाइज करें, इस तरह करके बस कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप करें और स्किल बिल्डिंग की तरफ आएँ, ताकि बच्चे अपना खुद रोज़गार बना सकें और जो घर पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए भी कुछ 4 आने बना सकें। ठीक है। What is one piece of advice that you would want to give to, I think, मैंने जैसा कहा यूथ डिवाइडेड है, एक बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड और एक बहुत एम्पैथ्स की वो है, तो जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं उनको आप एक क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो अव्वल तो मैं समझता ही नहीं कि मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं एडवाइस दे सकूँ, लेकिन और वैसे भी आई थिंक हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर किसी ना किसी तरह सोसाइटी के अंदर पार्ट प्ले कर ही रहा होता है। तो पहले तो ये जज करना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड कौन है कौन नहीं है, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सब मिलके कुछ ना कुछ, अगर आपके साथ आपको राह चलते हुए गाड़ी में बैठते हुए इशारों पे अक्सर लोग नज़र आते हैं, तो एक दफ़ा सोचें कि उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। कोई नसीहत नहीं कर रहा मैं, जस्ट एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव है, जस्ट ट्राई टू थिंक हाउ दे लिव देयर लाइव्स, लुक अराउंड एंड बी मोर ऑब्जर्वेंट, आई गेस। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और आई होप दादरस जो अचीव करना चाहता है वो जल्दी कर ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह। इसी के साथ आई विल रैप अप दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।